नमस्कार प्रणाम, मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। इन दिनों नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री पुष्पदहल कमल प्रचंड आपको बता दें कि भारत दौरे पर हैं। भारत नेपाल का पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ भारत अपनी 1700 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ भारत हमेशा ही बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है। दोनों के कूटनीतिक और सांस्कृतिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। हालांकि बीच में विवाद यानी कि सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच रिश्तों में थोड़ी सी खटास जरूर आई थी। बावजूद इसके भारत ने नेपाल का हर परिस्थिति में साथ दिया। इसकी कई वजह भी है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आज भी बरकरार है जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। इन दिनों नेपाल के नवनिर्वाचित पीएम पुष्पकमल दहल 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का पहला दिन है। आपको बता दें कि प्रचंड ने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की जिसमें कई समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड हैदराबाद हाउस में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत और नेपाल के बीच ऊर्जा, संपर्क और व्यापार के क्षेत्र में बढ़ावा देने पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। उन्होंने इससे पहले राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें गांधी की मूर्ति भी भेंट के रूप में प्रदान की गई। आपको बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री 4 दिन के भारत दौरे पर हैं और दिसंबर में इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, यानी कि पुष्पकमल दहल ने आपको बता दें कि पद संभाला और उनकी ये पहली विदेश यात्रा है। पद संभालने के बाद अपनी यात्रा के दौरान पीएम प्रचंड उज्जैन भी जाएंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला HIT दिया। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली आईसीपी बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अश्वनी कुमार शिवाजी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ विजेंद्र जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं। शुरुआत कर लेते हैं मेजर साहब आपसे। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा है और दो विदेश यात्राओं का उनको मौका मिला था, यानी कि चीन और भारत। उन्होंने भारत को चुना और आज जिस तरह से कई हस्ताक्षर हुए, कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, तो क्या लग रहा है कि प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और नेपाल के रिश्ते कितने और मजबूत होंगे? हाँ बिल्कुल, देखो अर्चना, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और नेपाल के रिलेशनों में बहुत ज्यादा अब गर्मी आएगी और रिलेशन इंप्रूव होंगे। और आपने ठीक बोला, प्रचंडा का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कि दिसंबर 2022 में वो चीन की बजाय भारत में पहली बार आए, तो ये सच्चाई है कि भारत को बड़ा महत्व दिया जा रहा है और जिस प्रकार से भारत और नेपाल के रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अगर आप देखें 5-6 चीजें हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। एक तो रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। रेल कनेक्टिविटी में अभी हमारी ट्रेन भी जा पाएंगे और कार्गो ट्रेन का भी भारत से
नेपाल और नेपाल से भारत आ पाएगी, जिसका आज भारत के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया। इसके साथ साथ एयर कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो बात कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री हिट, जो कि हाईवेज है और ट्रांसपोर्ट के जो बाकी मीन्स है उसके बढ़ोतरी होगी। फिर हाइडल प्रोजेक्ट की बड़ी अच्छी बात हुई है कि जो नेपाल को भारत को नेपाल इलेक्ट्रिसिटी देता है, और भारत को ही नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी अब बांग्लादेश को भी भारत के पावर ट्रांसमिशन के थ्रू दे पाएगा। और भारत जो है वहां के जो हाइडल प्रोजेक्ट है बनाने में नेपाल की मदद कर रहा है। इसके साथ साथ भारत ने एक दो चार चीजें और की हैं कि जो हम बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं इसमें बहुत बढ़ोतरी होगी। अब भारत और नेपाल सोच रहा है कि किस प्रकार से इस ट्रेड को 3 से 4 गुना किया जाए अगले 10 साल में। तो इसके अंदर जो मुझे लगता है कनेक्टिविटी अगर इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली ट्रेड बढ़ेगा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ने की बात हो रही है, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट की बात हो रही है। कहीं ना कहीं एक बात नहीं आई, अग्निवीर जो अग्निपथ है जिसके तहत भारत के अंदर अग्निपथ स्कीम स्टार्ट होगी है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ रहा था क्या नेपाल के जवान अग्निपथ में आएंगे, क्योंकि 4 साल के बाद 75% जो जवान हैं वो उनका क्या होगा। मगर वो समझा दिया गया है। मुझे लगता है नेपाल को बहुत अच्छी तरह समझ आ गया कि जिस प्रकार से भारत के अंदर जो जवानों को लेटरल ऑब्जॉर्प्शन किया जाएगा पैरामिलिट्री फोर्स में, पुलिस में, कोस्ट गार्ड में, इसी प्रकार से उनको भी किया जाएगा नेपाल। तो ये भी बात बिल्कुल सॉर्ट आउट होगी। मुझे लगता है जिस प्रकार से भारत और नेपाल के रिलेशन हर तरफ से बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे वो कनेक्टिविटी है, चाहे वो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, चाहे वो मिलिट्री रिलेशनशिप है, चाहे वो रिलीजियस लिंक है, ये काबिल तारीफ है और इसमें इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विजेंद्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। विजेंद्र जी, हमने देखा कि किस तरह से प्रचंड खुद को काफ़ी ज़्यादा अभिभूत महसूस कर रहे थे, और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि पीएम मोदी भी नेपाल आते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, जाहिर तौर पर आज पीएम ने जो बयान दिया है, और पीएम ने एक नया थीम दिया है, और इस थीम के थ्रू पीएम चाह रहे हैं कि भारत और नेपाल के बीच में जो टाइज है और स्ट्रांग बने। और पीएम का जो नया नारा है वो हिट का है, यानी कि हाईवेज, यानी कि दोनों देश के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रांग किया जाए, सुगम किया जाए। और दूसरी बात जो पीएम ने कही है, बॉर्डर शुड नॉट बी बैरियर्स, यानी कि बॉर्डर को, यानी कि सीमा पर एक बाधा नहीं बने। दोनों देश के बीच में जो सीमा है वो पूरी तरह से सुगम रहे, सरल रहे, ये कवायद होगी। तो जाहिर तौर पर अब नेक्स्ट जो भारत का पिच रहेगा, और भारत की तरफ से जो संबंधों को स्ट्रांग बनाने के लिहाज से जो कवायद होगी उसमें यही होगा कि हाईवेज को और विस्तार किया जाएगा और स्ट्रांग किया जाएगा, सुगम और सरल बनाया जाएगा। और दूसरा जो रेल लाइंस है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में कई रेल लाइंस का प्लान था, तो आज 2 नए रेल लाइंस की जो शुरुआत हुई है, और इसमें सबसे खास ये है कि नेपाल और भारत के बीच में जो कार्गो ट्रेन जो चलाया जाएगा, ये दोनों देश के ट्रेड के लिए बेहद अहम रहेगा। और तीसरा जो ट्रांजिट एक्सेस जो ट्रीटी है भारत और नेपाल के बीच में 1999 में ये हुई थी, लेकिन बार बार नेपाल की तरफ से ये मांग थी कि इसको रिवाइव किया, इसको रिव्यू किया जाए। मैंने इसमें कोई पॉइंट्स है नेपाल चाह रहा था ये अब नए सिरे से इसमें कुछ जोड़े जाएं, कुछ पॉइंट्स को ऐड किया जाए। तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि आज जो हुआ है दौरा, उस दौरे के पहले इस पूरी जो ट्रीटी थी 1999 की, उसको रिव्यू किया गया है। और रिव्यू के बाद से जो पैक्ट है उसको दोनों देश के बीच में, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में साइन किया गया है। तो ये ट्रांजिट एक्सेस जो ट्रीटी है, पैक्ट है, इसके तहत भारत के जो अंतर्देशीय जो वाटरवेज हैं उनका यूज नेपाल के ट्रेड के लिए किया जाएगा। ये बड़ी बात है। और ये 3 जो बनारस हो गए और भी कोलकाता हो गए, ये जो इनलैंड वाटरवेज है भारत के, उसका यूज नेपाल भी कर पाएगा। ये एक बड़ी राहत और कहा जाए कि रियायत नेपाल को दिया गया है। ये पहली दूसरी बात हुई। और तीसरी जो बात अहम है कि नेपाल बार बार ये मांग कर रहा था, बता रहा था कि पावर का जो पैक्ट है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रांसमिशन, यानी कि जो पावर पैक्ट है उसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाए, शॉर्ट टर्म नहीं हो। तो इस बार किया गया है जो पैक्ट को, जो पावर पैक्ट है जिससे पावर भारत लेगा वहाँ से
तो उसके लिए कहा गया 10 ईयर्स इसका टाइम दिया गया है कि 10 साल तक के लिए ये पावर पैक्ट रहेगा। ये प्रचंड की सबसे स्ट्रांग डिमांड थी। वो चाह रहे थे जो भारत इससे, क्योंकि इसके पावर पैकेज के थ्रू नेपाल को आर्थिक फायदा है, तो इस लिहाज से वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि पावर पैक्ट को शॉर्ट टर्म नहीं किया जाए, उसको लॉन्ग टर्म किया जाए, ताकि नेपाल को आर्थिक फायदा और भी हो, और प्लस भारत में भी पावर का जो क्राइसिस है वो दूर हो। तो इसलिए इसमें शक की बात है कि दोनों को है फायदा, यानी कि जो पैक्ट हुए हैं आज उसमें भारत और नेपाल दोनों को फायदा हुआ है। और तीसरा जो एक करार तो नहीं कहेंगे, लेकिन इस पर और बातें बढ़ी है, एक रामायण सर्किट है। इसको कहा जाए कि जनकपुर हो गए, अयोध्या हो गई, ये जो तमाम शहर हैं जो कि रामायण और गॉड राम से जुड़े हुए हैं, इनको कवायद ये हो रही है कि इनको एक जोड़ा जाए और इनके थ्रू रामायण सर्किट को बुद्धिस्ट सर्किट के तौर पर एक विकास किया जाए। तो ये एक बड़ी बात हुई है। और पीएम ने कहा है कि हम चाह रहे हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध बहुत पुराने हैं, तो इस पुराने संबंधों का फिर से इसको रिवाइव किया जाए, तो रिलीजियस कल्चरल ये टाइज को भी स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपने विजेंद्र जी सही कहा कि जिस तरह से अब दोनों देशों के रिश्ते बढ़ रहे हैं वो काफ़ी एक कह लीजिए सराहनीय है। मेजर साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि विजेंद्र जी ने साफ तौर पर ये कहा कि जो बिजली समझौता हुआ है, खास तौर से भारत पे भी हमने देखा था कि पिछले साल ही किस तरह से बिजली का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन जिस तरह से बिजली का समझौता आज हुआ है उससे भारत को कितना लाभ मिलेगा और क्या जो निर्भरता है हमारी वो कम होगी? बिल्कुल, देखो ट्रेड और ट्रांजिट ट्रीटी की बात करी थी और इसके बाद जो हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात की, भारत ने काफी हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने में मदद की है नेपाल में, और उसकी काफी कैपेसिटी है नेपाल की, जो कि हाइड्रो के कारण वो बिजली पैदा कर रहा है। अगर जब तक उसकी बिजली कोई खरीदेगा नहीं तो फिर बिजली का फायदा क्या। उसके दो डिमांड थी, एक तो कि कहीं ना कहीं भारत उससे बिजली खरीदे और इसको 10 साल का एक टैक्स हो, और दूसरा भारत के थ्रू वो बिजली जो है बांग्लादेश में भी बेच पाए, जो पावर ग्रिड भारत का इस्तेमाल करे और उसको भारत के थ्रू बांग्लादेश में जाने के लिए इजाजत दे, वो भी भारत ने मान ली है। तो ये बड़े काबिल तारीफ है। और दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये भी था ऑयल का, क्योंकि अभी भी जो ऑयल है कहीं ना कहीं उसका जो तरीका है बाय रोड जाना, बाय रेल जाना, वो एक पुराना हो गया। अभी ऑयल पाइपलाइन की बात हुई है, जो कि बहुत आधुनिक है, जल्दी पहुंचता है, और वो उसके अंदर जो वेस्टेज है वो बहुत कम है। वो भी बातचीत हुई है कि ऑयल पाइपलाइन भारत से नेपाल की तरफ जाएगा। और अगला एक था कि भारत और नेपाल के अंदर जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि वो कह रहा है कि भारत और नेपाल के बीच के अंदर काफी नदियां हैं, उनके ऊपर ब्रिज नहीं बने, तो ब्रिज बना के कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो। क्योंकि अगर आप देखें नेपाल की जो बनावट है ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट बहुत फैला हुआ है। अगर हमारी कनेक्टिविटी होती है तो उससे क्या होगा कि आपस में ट्रेड भी बढ़ेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी होगा। जैसे बार बार हम अर्चना कह रहे हैं कि भारत के रिलीजियस भी है, कल्चरल भी है, इकोनॉमिक भी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी है, आपस में रोटी और बेटी का रिश्ता है। वो इसीलिए कहा जाता है कि लोगों के अंदर आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे की तरफ से आना जाना है, तो उसको और बढ़ाना। एयर कनेक्टिविटी की भी बात हुई है कि कहीं ना कहीं एयर कनेक्टिविटी जो है उसको और बढ़ाया जाए, छोटे छोटे स्टेशनों से नेपाल और भारत के अंदर कनेक्ट किया जाए, जिससे आना जाना बड़ा आसान हो जाए। मुझे लगता है इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। देखो एक सबसे बड़ा चैलेंज उसको देख के चलना हमने कि सबसे बड़ा चैलेंज है नेपाल के अंदर चीन का, क्योंकि चीन जो है बड़े जोरों से वहां पर अपने आप को आ रहा है और अपने आप को सक्रिय कर रहा है, और उसके 3-4 मुद्दे हैं। एक तो कहीं ना कहीं वो नेपाल को डक ट्रैप में डालना चाहता है, वो नेपाल बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, वो भी सड़कें बना रहा है, मगर नेपाल एक गरीब देश है, वो फिर इसका डच दे नहीं पाएगा, जैसे हमन टोटा का हुआ है श्रीलंका में, या कहीं बांग्लादेश को भी डर था, ऐसा कहीं नेपाल में तो ना हो जाए। ये नेपाल को बार बार हम भारत वार्न कर रहे हैं, इसीलिए नेपाल भी बार बार ये कह रहा है कि भारत जो है कनेक्टिविटी को बढ़ाए, भारत रोड बढ़ाए, ना कि चीन। दूसरा सबसे ज्यादा हम चाहते हैं कि देखो भारत के जो लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है नेपाल के साथ, और उसके अंदर और भी बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो चीन क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो वहां कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, रेलवे की भी और रोड की भी। हम बार बार कह रहे हैं कि बीच के अंदर हिमालय है,
ट्रांस हिमालय से कनेक्टिविटी आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि चीन और नेपाल के बीच में पहाड़ है, और जबकि भारत और नेपाल एक प्लेन इलाका है, बड़ा आसान है। तो कोई भी चीज अगर चीन से नेपाल में आएगी, उसकी कीमत 3 से 4 गुना ज्यादा होगी बनिस्बत जो भारत से नेपाल जाएगी। तो भारत इसका इस्तेमाल कर रहा है, भारत अगवा कर रहा है नेपाल को कि आप चीन के जो बकावे में ना आए, वो आपको डक ट्रैप में डालेगा, आपके बॉर्डर डिस्प्यूट करेगा, और कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से मुटाव पैदा करेगा नेपाल और भारत के बीच में। तो ये मुझे लगता है कि अभी जो प्रचंडा आए थे उनको ये महसूस होगा, और इसका एक ही तरीका है इसको ठीक करने का कि भारत की कनेक्टिविटी बढ़े, भारत का ट्रेड बढ़े, भारत का पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े, भारत की गवर्नमेंट और नेपाल की गवर्नमेंट का और बढ़ावा बढ़े, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट और बढ़े। और जो एक कहीं बॉर्डर डिस्प्यूट चला था जो कि केपी शर्मा ओली के टाइम में, मुझे लगता है वो दोनों देशों ने पीछे छोड़ दिया है। जो कि काला पानी लिम्पुदुरा और लिपू लेक का था, जो मैप चेंज कर दिया था नेपाल ने, उसको अपनी तरफ दिखाया था, जबकि वो भारत का इलाका है, वो वेस्ट ऑफ काली नदी है। मुझे लगता है वो अब बात पीछे होगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। ये एक बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये जो विजिट है जो प्रचंडा की और भारत के अंदर पहले आए हैं चीन के मुकाबले, और थर्ड टाइम वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो काबिले तारीफ है। इससे भारत और नेपाल के रिलेशन बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा आगे इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस हैं। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भारत ने कहा है कि नेपाल के अंदर भारत और इन्वेस्टमेंट करेगा। नेपाल चाहता है कि भारत इन्वेस्टमेंट करे, चाहे वो उनके लोकोमोटिव में करे, चाहे वो बाकी जो उनके ट्रेड है उसको बढ़ाए। और इसी प्रकार से भारत ने इसके लिए कनेक्टिविटी पे ज्यादा जोर दिया, और कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार से वीरेंद्र साहब भी बता रहे, हिट का नारा जो है हाईवेज एंड जो ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी। सवाल ये है कि भारत और नेपाल के बीच में डिफेंस जो टाइज है वो बड़े स्ट्रांग रहे हैं, लेकिन हाल में कहा जाए कि इससे पहले यानी कि जब देवबा थे, इसके पहले ओली थे, केपी शर्मा ओली, इस दौरान दोनों देश के बीच में टाइज में थोड़ी बहुत कहा जाए कि फासले हुए हैं, दूरियां आई हैं। तो इसको पाटने के लिहाज से अब प्रचंड जो पीएम हुए हैं उसमें भारत की तरफ से क्या कवायद होगी? देखो, 2-4 बातें हैं। विजेंद्र साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या ऐसे करें हम कि हमारे रिलेशन भारत और नेपाल के अच्छे हों। आपने बताया केपी शर्मा ओली के समय जो रिलेशन है वो काफी नीचे चले गए थे। मुझे लगता है दोनों देशों को फायदा है अगर भारत और नेपाल के रिलेशन होते हैं। नेपाल को भारत की जरूरत है, भारत को नेपाल की जरूरत है, और रोटी बेटी का रिश्ता है। क्योंकि देखो, नेपाल से कम 10 से 15 लाख के करीब लोग काम कर रहे हैं भारत में, और भारत में भी कुछ लोग नेपाल में काम कर रहे हैं। और इसीलिए कि जो कनेक्टिविटी है नेपाल से भारत के थ्रू ही है। अगर उसकी पोर्ट देखा जाए विशाखापट्टनम या कलकत्ता, क्योंकि नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसको अगर अपना सामान बाई वेज के थ्रू बेचना है तो वो भारत की कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करेगा, ना का चीन का, क्योंकि चीन के जाना बड़ा मुश्किल है। और एक आपने ही आप बड़ा अच्छा पॉइंट बोला था विजेंद्र साहब, जो हमारे अभी रिवर वेज हैं, जो रिवर के थ्रू जा सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल नेपाल कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि अब एक नई सोच आई है कि हाँ, ट्रेड और ट्रांजिट नीति भी हमने उसको अपडेट किया है, और नेपाल के जो भी एक प्रकार से कुछ एक पॉइंट है उनको हमने समझा है, उनको भी हमने पॉजिटिवली करके उसके ऊपर ध्यान दिया है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है 1950 की, उसमें भी छोटा मोटा बदलाव करेंगे, जिससे वो मॉडर्नाइज हो जाए, जिससे जो आज के दौर है उसके तरीके से चले। और मुझे लगता है ओवरऑल प्रचंडा ये समझ रहे हैं कि अगर वो भारत के साथ अच्छा रिलेशन रखेंगे तो जो भारत का इकोनॉमी पार है, जो कि सबसे अच्छी इकोनॉमी है आज वर्ल्ड में और साउथ एशिया में, उसका फायदा होगा। क्योंकि ये सबको पता है कि भारत एक नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी से चला हुआ है। उससे सभी जो छोटे छोटे देश भारत के साथ है, चाहे श्रीलंका है, चाहे नेपाल है, चाहे आपका बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, उनको समझ बड़ी अच्छी समझ आई है कि जो अभी
श्रीलंका के अंदर दौड़ रहा था, जहां पर बड़ी कष्ट हो गया था उनके जो एक प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस में, वो चीन ने उसकी मदद नहीं की, वो भारत ने की, उसको $4 बिलियन का लोन दिया। तो ये अब ये छोटे छोटे देश समझ रहे हैं कि असली मायने में अगर कोई दोस्त है वो भारत है, ना कि चीन। चीन अपना मतलब उल्लू सीधा करता है और आपको डब ट्रैक में डालता है। ये जो भारत ने किया श्रीलंका को लोन देके, उससे ये सभी लोग जो छोटे छोटे देश हैं, इनका बर्ताव भारत की तरफ बदल गया है। उनको महसूस होता है मेजर साहब कि जी, अगर कोई सच्चा मित्र है तो वो भारत है। जी मेजर साहब, जैसा कि आपने वो तमाम बिंदु तो बताए हैं कि उस बिंदु पर अगर चलते हैं भारत और नेपाल दोनों के रिश्ते तो बेहतर होंगे ही, लेकिन एक सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है कि नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आज भी बरकरार है। अभी हमने देखा कैसे एक साथ 3 प्रधानमंत्री बदले हैं, और अब ये देखना कैसे आप इसे देखते हैं कि प्रचंड भारत दौरे पर तो आए और आज जो भी समझौते हुए हैं उस पर अगर अमल करते हैं तो उसके लिए नेपाल में राजनीतिक स्थिरता बेहद जरूरी है। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है नेपाल में, मगर भारत ने एक लेसन सीख लिया है कि भारत इंटरफेयर नहीं करेगा इंटरनल अफेयर नेपाल के, और भारत चाहेगा कि वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि ये कार्रवाई नेपाल के अंदर चीन कोशिश करता है बहुत कि आए जो कि चीन से क्या ध्यान दे या प्रो चीन हो। मुझे लगता है कि अगर सच्चे मन से भारत काम करेगा तो चाहे वो माओइस्ट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, वहां पर अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिलेशन बढ़ेंगे, क्योंकि अब हर देश समझता है कि उसके हित में क्या है। हर गवर्नमेंट अपना नेशनल इंटरेस्ट देखती है, और मुझे लगता है यही फर्क आया है। प्रचंड यूं तो प्रो चाइना माने जाते हैं, मगर अभी उनका झुकाव भारत की तरफ इसलिए है कि उसको लगा है कि भारत जो है एक सच्चा मित्र है। जिस प्रकार से हमने श्रीलंका की मदद की, जिस प्रकार से इंडिया नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी, जिस प्रकार से हमने कोविड-19 के अंदर उनको एक प्रकार से वैक्सीन दिए बिना खोज के, इसलिए उसको लगने लगा है कि भारत जो है मदद कर सकता है। और दूसरी, भारत की एक डायनेमिक लीडरशिप है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। जो पहले उन्होंने वादे किए थे भारत ने, कई बार ऐसा होता था हम वादे नहीं निभा सकते थे, मगर जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं 9 साल से, जो भी हमने वादे किए हैं उससे ज्यादा किए। आज हमने कनेक्टिविटी बढ़ा दी है, ट्रेड रूट बढ़ा दिया, ऑयल पाइपलाइन की बात हो रही है, रेलवे लाइन होगी है, कार्गो ट्रेन भी जा रही है, उसके बाद हाइड्रो प्रोजेक्ट के 10 साल का पैकेज हो गया है, हमने वहां पर और उनको पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ा दिए। तो ये लगता है कि अगर आप इन चीजों को देखें तो आप नेपाल को भी लगने लगा है कि भारत एक सच्चे मन से नेपाल का दोस्त है, और नेपाल को बहुत फायदा है अगर भारत के साथ अच्छे रिलेशन होते हैं। तो वो गरीब देश है, वो भारत की तरफ देख रहा है और भारत उसकी मदद करने को तैयार है। मुझे लगता है ये बदलाव जो है अर्चना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल मेजर साहब, हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी जी हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र जी, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने 9 साल के अपने कार्यकाल को भी गिनाया कि 9 साल में भारत और नेपाल के रिश्ते में किस तरह का बदलाव आया है। देखिए, ये बात बेहद अहम है कि भारत और नेपाल के जो टाइज है वो पुराने हैं, लेकिन हाल के दिनों में कहा जाए कि एक दशक के दौरान थोड़ी बहुत दूरियां और फासले बढ़े हैं। लेकिन इसमें माना ये जा रहा है कि वहाँ की गवर्नमेंट, यानी कि नेपाल की गवर्नमेंट और वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस सब के लिए ज़्यादा जिम्मेदार रही है। तो अब भारत का पीछे है, क्योंकि आज पीपीएम ने एक बड़ी बात की, एक थीम भी किया है, क्वाइन एक नया नारा दिया है और कहा हिट का, और हिट के थ्रू हम चाहेंगे कि भारत और नेपाल के जो टाइज हैं वो भी हिट हों। तो इसमें अब पुश यही है कि भारत और नेपाल के टाइज को एक नया डायरेक्शन और नई दिशा और नया आयाम देने की कवायद होगी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा भारत के लिए कंसर्न की बात यह है कि प्रचंड तो है ही, और प्रचंड का प्रो लेफ्ट टाइज भी है और लीनिंग भी है, लेकिन इसके बावजूद पहली बार, यानी कि जब 2022 में जब उन्हें सत्ता मिली, उसके बाद पहली जो फॉरेन विजिट है वो भारत आए हैं। तो जाहिर तौर पर ये दिखा रहा है कि अब भी नेपाल चाह रहा है कि भारत के साथ जो हमारे टाइज है उसको बनाए रखा जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ऐसे में पीएम का अभी जो आज पिच रहा है, पीएम भी ने भी पूरी तरह से साफ किया है कि भारत भी चाह रहा है कि भारत की नेपाल के साथ पुराने जो दूरियां फासले जो रही हैं वो मिटाकर हम अपने टाइज को हिट बना
चाह रहे हैं और इस लिहाज से जो नेपाल के जो ग्रज थे, ग्रीवांसेस थे, उनको दूर करने की आज हुई है, कवायद हुई है। और इसी कवायद के तहत जो 3 करार हुए हैं, एक रेल प्रोजेक्ट पर, एक ट्रांजिट एक्सेस को लेकर, ये दोनों, और जो पावर पर, यानी कि पावर पैक्ट जो लॉन्ग टर्म के लिए, ये तीनों वहाँ के पीएम चाह रहे थे। तो इस पर बड़ी अहम करार हुई है। और यही नहीं, जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा को लेकर जो विवाद था, इस विवाद को भी प्रचंड न्याय रेज किया है। और उन्होंने कहा है, बयान भी प्रचंड ने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पीएम इस समस्या को भी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये पूरी तरह से कवायद यही हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि अब दूरियां को पाटने और फासले को पाटने की कवायद हुई है। और इसमें दोनों तैयार हैं, यानी कि प्रचंड तो तैयार हैं ही, और भारत की तरफ से भी प्रोएक्टिव अप्रोच लाया जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। और इस सब के पीछे भारत का जो कंसर्न यही है कि चीन को किस तरह से चेक किया जाए। और चीन का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि भारत के लिए बड़ी कंसर्न है कि क्योंकि अगर नेपाल हमारे पड़ोस में आ गया, चीन तक चला आया, तो फिर हमें बहुत ही मुश्किल आने वाले दिनों में होगी, जो कि हम वहां फेस कर रहे हैं लद्दाख में। तो ये एक बड़ा, ये कहा कि बड़ा मुद्दा है। और भारत किसी भी सूरत में नहीं चाह रहा है कि चीन का प्रभाव वहां तक बढ़े, क्योंकि चीन हाल में रेल आपने सही कहा विजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नेपाल हमारे भारत का पड़ोसी देश है और ऐसा देश है कि जिनकी सीमा काफी मिलती जुलती है। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है भारत के लिए कि नेपाल के साथ खड़ा रहे। फिलहाल आपका विजेंद्र जी और मेजर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर इस चर्चा में तमाम चीजें साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि 4 दिन के दौरे पर हैं नेपाल के प्रधानमंत्री और आज उनका पहला दिन है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सारा समय के साथ। सारा प्रणाम। अभी और कितने चक्कर लगाने